नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। दोस्तों, एक ऐसी दर्दनाक खबर को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसका कल्पना कर कर भी आप सिहर जाएंगे। खबर है अंडमान सागर में फंसे 190 रोहिंग्या, जिनको लेकर यूनाइटेड नेशन ने अपील की कि उन्हें बचा लिया जाए और भी भूख प्यास से 20 से ऊपर की मौत हो चुकी है। कई रोहिंग्या मुसलमान हफ्तों तक समुद्र में रहने के बाद रविवार को इंडोनेशिया के सबसे उत्तरी प्रांत असेह में एक समुद्र तट पर मिले हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 160 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान 25 नवंबर को एक नाव में सवार होकर मलेशिया के लिए निकले थे और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग देश छोड़ना चाहते हैं। दरअसल बांग्लादेश में इनके ऊपर इतनी जातियां, इतनी पाबंदियां थी कि जिंदा रहकर भी ये अपने आप को जिंदा नहीं महसूस कर रहे थे। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि समूह में 58 लोग शामिल थे, जो आचे बेसर जिले में मछली पकड़ने वाली गांव लाडोंग के इंद्र पात्रा समुद्र तट पर रविवार तड़के पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीणों ने जातीय रोहिंग्या के समूह को एक जर्जर लकड़ी की नाव पर देखा, उन्हें उतरने में उनकी मदद की और इसके बारे में जानकारी जो है वो अधिकारियों को दे दी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य समूह ने शुक्रवार को दक्षिण एशिया के देशों से आग्रह किया था कि अंडमान सागर में कई हफ्तों से भटक रहे एक छोटी नाव में सवार 190 लोगों को रोहिंग्या शरणार्थी माना जा रहा है और इन्हें जो है बचाया जाए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि यूएनएचसीआर ने एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि रिपोर्ट्स बताती है कि जहाज पर सवार लोग एक महीने से बिना खाए और बिना पानी के बेहद गंभीर स्थिति में समुद्र में रह रहे हैं। उनमें से कुछ समुद्र में लंबी यात्रा और थकाऊ यात्रा के बाद बीमार भी पड़ गए हैं और लगभग 20 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये नजर आ रहा होगा, ये रोहिंग्या की कंडीशन और ये आपको स्थिति नजर आ रही होगी। ये वो नाव की स्थिति है जिसके बारे में बात की जा रही है। एक छोटा सा नाव है जिसमें 20 से अधिक लोग जो है वो मर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे आपके साथ इस न्यूज पर, हम उन इतिहास पर भी चर्चा करेंगे कि बौद्ध बहुल म्यांमार से 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन क्यों हुआ, क्या कारण थे। लेकिन रोहिंग्या के मुद्दों पर जब चर्चा करेंगे तो एक चर्चा हमारी ये भी होगी कि भारत रोहिंग्या को लेकर क्या सोचता है और भारत में जब सीएए आया था तो रोहिंग्या का उससे क्या संबंध था। भारत में जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो रोहिंग्याओं को उससे क्यों जोड़ते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्लासेस का फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा कर दीजिएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीपीएससी आरओ या अन्य कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसके लिए आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप अनअकैडमी पर अनूप 10 कोड का प्रयोग करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन पहले से ले रखा है और रिन्यू कर रहे हो तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये आपको म्यांमार नजर आ रहा होगा और म्यांमार में ये आपको रखाइन प्रोविंस यानी कि रखाइन प्रांत नजर आ रहा होगा। बौद्ध बहुल म्यांमार, जहां से 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान जो है इनका पलायन हुआ अगस्त 2017 के बाद से। अगस्त 2017 के बाद 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान बौद्ध बहुसंख्यक म्यांमार से बांग्लादेश के शरणार्थी शिविर की ओर भाग गए। आपको ये बता दें कि म्यांमार की सेना ने एक विद्रोही समूह द्वारा हमलों के जवाब में एक निकासी अभियान शुरू किया था और म्यांमार के सुरक्षा बलों पर सामूहिक बलात्कार, हत्या और हजारों घरों को जलाने का आरोप भी लगाया गया था। रोहिंग्या के समूहों ने बांग्लादेश में भीड़ भाड़ वाले शिविरों को छोड़ने की कोशिश की थी और साथ ही दूसरे मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की लंबी यात्राओं के डर से समुद्र से यात्रा करने का प्रयास किया। आप अपने स्क्रीन पर यह रखाइन प्रांत देख रहे हैं और यहां से आप देख रहे हैं कि इस रास्ते से रोहिंग्या मुसलमान थाईलैंड की यात्रा पर, मलेशिया की यात्रा पर, इंडोनेशिया की यात्रा पर, बांग्लादेश की यात्रा पर और भारत में वेस्ट बंगाल या मिजोरम के क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहे हैं या त्रिपुरा के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो लंबी यात्रा इन्होंने की थी वो अंडमान के क्षेत्र में और श्रीलंका के क्षेत्रों में भी की थी। मुस्लिम बहुल मलेशिया नाव के लिए एक आसान रास्ता है और तस्करों ने शरणार्थियों को वहां बेहतर जीवन देने का वादा भी किया था। लेकिन मलेशिया में उतरने वाली कई रोहिंग्या शरणार्थी को नजरबंदी का सामना करना पड़ा था।
यूएनएचसीआर ने कहा कि 2016 के राष्ट्रपति के नियमों में इंडोनेशिया के निकट संकट में नाव पर शरणार्थियों के उपचार को नियंत्रित करने और उन्हें उतरने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था। इन प्रावधानों को वर्षों से लागू किया गया और हाल ही में पिछले महीने जब 63 महिला और 40 बच्चे सहित लगभग 219 रोहिंग्या शरणार्थी को उत्तर अचेह जिले के तट से 2 जर्जर नावों से बचाया गया था। रोहिंग्या रिफ्यूजी की अगर हम बात करें और भारत में कितने शरणार्थी हैं, इन पे अगर हम बात करें तो हमें इन्हें भी देखना होगा। हमें भारत के संदर्भ में भी इस बात को देखना होगा कि रोहिंग्या शरणार्थी के मसले पर भारत सरकार क्या सोचता है। दोस्तों, अगर रोहिंग्या शरणार्थी के मुद्दे पर अगर हम भारत सरकार की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर एक ट्वीट नजर आ रहा होगा जो कि हरदीप सिंह पुरी का नजर आ रहा होगा। इस ट्वीट में इन्होंने कहा है कि इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु have sought refugees in the country. In a landmark decision, all Rohingyas refugees will be shifted to EWS flats in Bakharwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock. दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन, ऐसा सारा बात इन्होंने किया था। ऐसे में जब पुणे ने शरणार्थियों को फ्लैट देने का जब ट्वीट किया तो मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्म आ गया था। बाद में गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पर सफाई दी थी और कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी अभी जहां हैं वहीं रहेंगे और गृह मंत्रालय उन्हें कोई भी फ्लैट नहीं देने जा रहा है। म्यांमार में 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी बनकर भारत और बांग्लादेश पहुंच गए थे। सबसे ज्यादा शरणार्थी अगर हम बात करें तो दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी हैं और एक आंकड़ा ये बताता है कि दिल्ली में लगभग 1000 से ऊपर रोहिंग्या घुसपैठी रहते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये सभी अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं और इन शरणार्थियों के पास दिल्ली में अवैध तरीके से आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड जो है वो है और ये दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गी बनाकर रहते हैं। 2003 में दिल्ली पुलिस ने अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक सेल बनाया था और इस दौरान करीब 40,000 अवैध घुसपैठियों को पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में यह सेल जो है वो कम सक्रिय हो गया था। आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का एक न्यूज कटिंग दिख रहा होगा जिसमें पहले फ्लैट देने की बात हुई थी, जिसमें कहा गया था भारत ने हमेशा शरणार्थियों का स्वागत किया है, लेकिन बाद में एक और भी ट्वीट हुआ जिसमें कहा गया कि रोहिंग्या अवैध शरणार्थी है, उन्हें वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये दिल्ली की तस्वीर है जो कि रोहिंग्या शरणार्थियों की आपको नजर आ रही है। ये दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो रहते हैं और ये कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है जहां नाव से रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आश्रय के लिए जा रहे हैं। जब मैंने कहा कि अभी जब रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ने के लिए जो है वो दिल्ली में जब सेल का गठन किया गया था और बाद में सेल कम सक्रिय हो गया, तो उसके पीछे जो कारण है उसमें यह कहा गया कि जितने भी अवैध घुसपैठी हैं उन सभी के पास भारत का पहचान पत्र था, क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से जो है वो पहचान पत्र बना लिया, जिससे सेल को ये काम करने में काफी मुश्किल हो रहा था कि वो जान सके कि इसमें अवैध घुसपैठी कौन है और देश का नागरिक कौन है। 2018 में एक आरटीआई आई थी और उस आरटीआई के जवाब में जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि दिल्ली पुलिस ने कितने रोहिंग्याओं को पकड़ा था, तो दिल्ली पुलिस के जो आंकड़े थे वो लगभग 1200 घुसपैठियों को पकड़ने की जानकारी दी थी। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा आपको जो नजर आएंगे वो इलाका है विकासपुरी, नजफगढ़, सीमापुरी रेलवे स्टेशन। इसके अलावा जहांगीरपुरी, भलसवा डेरी जैसे क्षेत्र हैं जहां दिल्ली में ये घुसपैठी बहुत बड़े तादाद में रहते हैं। जहांगीरपुरी और भलासवा डेरी ये वही क्षेत्र है दोस्तों जहां अभी कुछ वर्षों पहले दिल्ली दंगा हुआ था सीएए के विरोध में, जिसमें कई सारे रोहिंग्या रिफ्यूजियों का जो है वो नाम आया था। हम अपने देश में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या के ऊपर बात करें तो 2017 में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 से अधिक अवैध रोहिंग्या घुसपैठी रह रहे हैं और ये घुसपैठी देश के अलग अलग राज्यों या शहर में रहते हैं। अगर आंकड़े देखें दोस्तों तो भारत में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में ये रोहिंग्या शरणार्थी जो है वो अवैध रूप से रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्था जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में 2021 के दिसंबर महीने तक देश के अलग अलग इलाकों में 18,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन एक अनुमान यह भी बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जो है वो जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में रहते हैं और लगभग 5,000 रोहिंग्या जो है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि लगभग 10,000 के आसपास रोहिंग्या मुसलमान जो है वो जम्मू के क्षेत्र में रहते हैं।
आगे हम बात करेंगे दोस्तों इस पर कि क्या है म्यांमार में रोहिंग्या को अपना क्यों नहीं मानता। इस पर बात करें तो 1982 में म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा जो है वो खत्म कर दिया था। लाखों रोहिंग्या मुसलमान बिना दस्तावेज के दशकों से बांग्लादेश में रह रहे थे। भारत में भी अवैध रूप से जो भी रोहिंग्या रह रहे हैं उनको कई सारे गैर कानून गतिविधियों में लिप्त भी पाया गया। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में मैंने कहा कि रोहिंग्या इस्लाम को मानने वाले स्टेटलेस जातीय समूह हैं और रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। मैप पे हम रखाइन प्रांत भी देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे, ये म्यांमार का जो है वो रखाइन प्रांत है और ये आपको कॉक्स बाजार का क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। ये आपका म्यांमार का सितवे जो है बंदरगाह नजर आ रहा है और ये रखाइन प्रांत से ही ये बांग्लादेश, भारत, इसके अलावा श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी ये पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यूनाइटेड नेशन शरणार्थी चार्टर एक बनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस में 2 से लेकर 25 जुलाई 1951 तक दुनिया भर के जो भी शरणार्थी के संकट पर जो है एक बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। और इसके हिसाब से अगर हम बात करें यानी कि ह्यूमन राइट प्रोवाइडेड बाय चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बात करें तो इस चार्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया था कि शरणार्थियों की स्थिति और राजविहीन लोगों की स्थिति पर काफी चर्चा करने की आवश्यकता है। 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी चार्टर के अनुसार दुनिया के हर इंसान को यातना और उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार। हालांकि साथ में इसमें यह भी जोड़ा गया था कि शरण पाना कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होगा। जिनेवा संधि के अनुसार शरणार्थियों को उन देशों में भेजे जाने पर रोक है जहां उनका उत्पीड़न हुआ है। म्यांमार और रोहिंग्या का संकट। म्यांमार का रखाइन प्रांत आपने अभी मैप में देखा दोस्तों और 2012 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इसी रखाइन प्रांत में हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लाखों लोगों को विस्थापित होना था। म्यांमार में 2014 की जनगणना के अनुसार रखाइन प्रांत की कुल आबादी 21 लाख बताई गई थी और यहाँ 20 लाख बौद्धों की आबादी है जबकि 29,000 मुसलमान रहते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि करीब 10 लाख लोगों को इस जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। जिनको जनगणना में शामिल नहीं किया गया था उनके बारे में कहा गया कि वो मूल रूप से इस्लाम धर्म को मानते हैं। इन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। आज भी लाखों लोगों की संख्या रोहिंग्या बांग्लादेश में रहते हैं और ये दशकों पहले ही म्यांमार छोड़ चुके हैं। भारत सरकार का रोहिंग्या पर क्या रुख है, इस पर अगर हम बात करें तो 2019 में आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान रोहिंग्या शरणार्थियों का जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थी को भारत कभी बतौर नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते भारत में आ जाते हैं पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अमित शाह ने एक बात यह भी कहा था कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है, लेकिन यह बिल का भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेना देना भी नहीं। साथ में अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी जाना जा चुका है और सरकार की योजना है कि जितने भी अवैध घुसपैठी हैं उनको देश से डिपोर्ट कर दिया जाए। कुछ रिपोर्ट है दोस्तों जिससे ये भी पता चल रहा है कि नेपाल से जो भी रोहिंग्या है इनको मदद मिल रही है और भारत की सख्ती से कुछ रोहिंग्या घुसपैठ नाकाम जो होकर नेपाल की तरफ रुख कर रहे हैं और ये रोहिंग्या जो है वो नेपाल के जिहादी गुटों से इनको फंडिंग में मिल रही है जो कि भारत के खिलाफ गतिविधि भी कर रहे हैं। 2017 से अब तक 20 लाख रोहिंग्या भारत समेत 18 देशों में जो है वो पहुंच चुकी हैं, ये रिपोर्ट भी बता रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर यह भी देखने को मिल रहा है 1982 में म्यांमार ने रोहिंग्या को नागरिकता से वंचित कर दिया था। तब से बौद्ध बहुल म्यांमार में रोहिंग्या की निकालने की जो परंपरा है वो चल रही है। 2017 में हुए नरसंहार में पहले म्यांमार में रोहिंग्या की आबादी 14 लाख थी। 2015 के बाद से 9 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश समेत अन्य देश भाग चुके हैं। ये सारी की सारी रिपोर्ट थी दोस्तों आज के इस न्यूज़ पर। कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जिससे मुझे इसे और भी बेहतर करने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ एक नए न्यूज़ के साथ। लेकिन इसके पहले एक बात और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी या किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पे आप उसका कोर्स जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड है अनूप10। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पे पहले से सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं और आप अपने कोर्स को रिन्यू करना चाहते हैं तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें।
अनअकैडमी पे यूपीपीएससी आरओ आरओ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जिसमें मेरी क्लासेस जो है वो 19 जनवरी से जो है वो चालू हो रही है। इसके अलावा 22 दिसंबर से बैच आरओ आरओ का चालू हो चुका है। आप उसका अनूप 10 कोड के माध्यम से सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। मैं ज्योग्राफी का सेशन लेकर आऊंगा। इसके अलावा यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, जिसकी 24 महीने की फीस जो है 13,499, 12 महीने की फी 9,269, 6 महीने की फीस 7,559, 3 महीने की फी 4,229 देखने को मिलेगा। अनअकैडमी का ऐप आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं और अपना गोल चूज करके मीडियम के हिसाब से जा सकते हैं। एडवांटेज आपको सारी के सारे देखने को मिल रही हैं। आपको फी में भी ऑफ देखने को मिलेगा। यूपीपीएससी आरओ आरओ का बैच जो है वो चल ही रहा है, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी है, अनअकैडमी लाइट पर ले सकते हैं। यहाँ भी आप कोड यूज करेंगे अनूप 10, तो आपके फी में 10% का ऑफ होगा। यानी कि ये कोड जो है वो अनअकैडमी के हर कोर्स के लिए वैलिड है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहिए, सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़िए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।